दोस्तों, क्या कभी सोच के देखा है कि क्या होगा अगर आपके पेरेंट्स खुद आपके लिए एक गर्लफ्रेंड हायर करें जो आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में आपको मजबूर करे। ऐसा ही एक फिल्म के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोंटोविक, न्यूयॉर्क में मैटी अपने घर से बाहर भागती है जब उसे अपना एक्स दिखता है। गाड़ी का टॉव ट्रक उसे ले जा रहा होता है। यह पता चलता है उनके गाड़ी को सीज किया जा रहा है क्योंकि वह अपनी माँ से इनहेरिटेड की हुई घर की प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुका रही थी। उसके पास इनकम का एकमात्र स्रोत बारटेंडिंग है और गाड़ी के बिना उसे अपने कर्ज चुका पाने के और भी कम मौके मिलते हैं। गैरी मैटी से नाराज है क्योंकि वह उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन मैटी फिर भी उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह इस दौरान उसे सोचती रही है। पहले तो गैरी मान लेता है, लेकिन फिर मैटी के रात के मेहमान बाहर आते हैं। मैटी कोशिश करती है कि वह उसे चचेरा भाई बताए, लेकिन वह पुरुष उससे घनिष्ठता दिखाने लगता है, जिससे गैरी गाड़ी चलाने लगता है। अब मैटी के पास कोई और विकल्प नहीं है और उसे रोलर ब्लेडिंग करके काम पर जाना पड़ता है। रास्ते में वह गैरी की टॉव ट्रक को पास में पार्क किया देखती है, जबकि गैरी एक स्टोर में खाना ले रहा होता है। वह तुरंत मौका उठाती है और अपनी कार को ट्रक से मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अतिरिक्त हुक को भूल जाती है और अब वह वहां फंसी रहती है। जब गैरी बाहर आता है तो वह हुक को उठाता है और पुलिस को बुलाता है। कुछ समय बाद मैटी को एक दोस्त द्वारा बेल किया जाता है और वह बार में काम करने के लिए दौड़ती है। काम के दौरान माबी को एक कस्टमर से बहस हो जाती है, जिसके बाद मैनेजर उसे काम से निकल देती है। इसके बाद माबी अपने एक दोस्त सराह और उसके पति के साथ बातें कर रही होती है। उसी समय सारा एक अजीब क्रेग्सलिस्ट पोस्ट देखती है जिसमें माता पिता अपनी एक 19 साल के इंट्रोवर्टेड बेटे की डेटिंग के लिए एक महिला की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए भुगतान एक बुजिक रीगल कार होगा। मैटी यह आवेदन करने का निर्णय लेती है, भले ही वह बड़ी हो। अगले दिन मैटी उस परिवार के घर रोलर ब्लेडिंग करके जाती है जो कि ऊबड़ खाबड़ सड़कों और सीढ़ियों से गुजरने में और अधिक मेहनत करता है। बेकर परिवार कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मैटी 30 साल की है तो वे उसे नौकरी देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन मैटी जल्दी से एक भाषण बना देती है कि अगर विज्ञापन अब भी चालू है तो इसका मतलब है कि बाकी सभी युवा लड़कियों ने उन्हें नाकाम कर दिया। अब उन्हें जो चाहिए वह कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके बेटे को डेटिंग का अनुभव दिलाने में मदद करे और उसे एक अच्छे इंसान में बदल दे। बेकर परिवार को यह विचार पसंद आता है और वे बताते हैं कि उनका बेटा पर्सी एक 19 साल का इंट्रोवर्ट है जो सामाजिक रूप से शर्मीला है और ऑनलाइन बात करने के अलावा किसी से बात नहीं करता। वह न तो शराब पीता है, न धूम्रपान करता है और न ही पार्टियों में जाता है। माता पिता चिंतित हैं कि वह अपनी किशोरावस्था के अनुभवों से वंचित रह रहा है और वे चाहते हैं कि वह मजे करे, डेटिंग सीखे और प्रिंसटन जाने से पहले आत्मविश्वास बढ़ाए। मैटी को नौकरी मिल जाती है, लेकिन जाने से पहले माता पिता उसे बताते हैं कि पर्सी को सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। उसे सब कुछ स्वाभाविक रखना है ताकि वह अपने बारे में बेहतर महसूस करे। जिम की पुरानी वैन उधार लेकर मैटी एक आकर्षक ड्रेस पहनती है और पर्सी के साथ काम करने वाले एनिमल शेल्टर में जाती है, जहां उसने विशेष रूप से उसकी मदद मांगी है और दिखावा करती है कि वह एक कुत्ता गोद लेना चाहती है। पर्सी उसे एक कुत्ते मिलो से मिलवाता है, जबकि मैटी उसे फ्लर्ट करने और इशारों में बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर वे ऑफिस जाते हैं अपनी आवेदन पत्र भरने के लिए और मैटी को एक छोटी कुर्सी को अपने डेस्क के पास खींचना पड़ता है क्योंकि वह बहुत नीची है और उसे अच्छा असर नहीं पड़ता। वह फ्लर्ट करती रहती है, जबकि पर्सी उससे सवाल पूछता है जिससे वह असहज महसूस करता है। वह जल्दी ही इंटरव्यू खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन मैटी को उससे बात जारी रखने का बहाना चाहिए। वह उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करती है क्योंकि उसे उसका पता है। जब पर्सी पूछता है कि उसे यह कैसे पता है, मैटी अपनी गलती छुपाने के लिए कहती है कि वह उसके बैग पर है। मैटी उसके बाहर जाने का पीछा करती है और उसकी साइकिल उठाकर उसे फिर से राइड देने का ऑफर देती है और साइकिल को वैन के पीछे रख देती है ताकि वह मना न कर सके। जब वे सड़क पर होते हैं, मैटी अच्छी बातचीत करने की पूरी कोशिश करती है। इस सब के बीच वैन के पीछे की अजीब चीजों के कारण पर्सी थोड़ा डरा हुआ महसूस करता है। जब मैटी एक अलग रास्ता लेती है, पर्सी अपने फोन से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मैटी उसे ले लेती है। कुछ ही समय बाद वे मैटी के घर पहुंच जाते हैं। फिर वे सहमत होते हैं
कि अगले दिन एक अच्छी डेट पर मिलेंगे। अगली शाम मैटी एक बार में इंतजार कर रही है और पर्सी को शॉर्ट्स पहने सूट में आते देखती है क्योंकि मौसम गर्म है। वेट्रेस उनके ऑर्डर लेती है और पर्सी सोडा लेना चाहता है, लेकिन मैटी उसे कॉकटेल बदल देती है ताकि वह थोड़ा जीना सीख सके। जब उनके पेय आते हैं, पर्सी इसे एक घूंट लेते ही थूक देता है और मैटी को उसे और पीने के लिए मजबूर करना पड़ता है ताकि वह कॉलेज से पहले शराब का सामना करना सीख सके। वह फिर से बातचीत जारी रखने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी हमेशा शर्मीला और अजीब होता है। मैटी और पर्सी समुद्र तट पर टहलने जाते हैं। मैटी पर्सी को उसके साथ नग्न तैरने के लिए कहती है, लेकिन पर्सी मना कर देता है और एक बहस शुरू हो जाती है। उसका ध्यान भटकाने के लिए मैटी धीरे धीरे कपड़े उतारना शुरू कर देती है ताकि वह पानी में कूदने से पहले उस पर एक अच्छी नजर डाल सके। पर्सी जल्द ही उसके साथ जुड़ जाता है और वह उसे मूड में लाने के लिए उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेटता है। अचानक नशे में धुत किशोरों का एक समूह समुद्र तट पर आ जाता है और उनका मजाक उड़ाता है और फिर उनके कपड़े चुरा लेता है। मैटी उन पर चिल्लाती है और जब वे नहीं सुनते, वह नग्न होकर पानी से बाहर आती है और उनके चेहरे पर रेत फेंकती है और उन्हें पीटना शुरू कर देती है। किशोर अपना बचाव करते हैं और मैटी को एक नाजुक जगह पर लात मारी जाती है, लेकिन वह जल्दी से उबर जाती है और एक लड़के को पटक देती है, जिससे समूह डर कर चला जाता है। फिर मैटी पर्सी के पास वापस जाती है, लेकिन उसे हिंसा का उपयोग पसंद नहीं आता, जिससे मैटी नाराज हो जाती है। वह बताती है कि यह आत्मरक्षा थी और पर्सी को अपने लिए खड़ा होना सीखना चाहिए। वह उसके साथ यौन संबंध बनाने की भी कोशिश करती है, लेकिन पर्सी बताता है कि वह अजनबियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसे पहले एक संबंध बनाने की जरूरत है, खासकर पहली बार के लिए। नाराज और निराश होकर मैटी पानी छोड़ देती है। वह पर्सी की चीजें अपने साथ लेकर कार में चढ़ने से पहले कपड़े पहन लेती है। नग्न पर्सी उसका पीछा करता है और अपने कपड़े और फोन वापस मांगता है, लेकिन मैटी सिर्फ उसके कपड़े देती है और पीछे हटना शुरू कर देती है। बेताब होकर नग्न पर्सी उसकी कार की हुड पर कूद जाता है और अपना फोन मांगता रहता है, लेकिन मैटी परवाह नहीं करती और पर्सी के अभी भी हुड पर होने के साथ ड्राइविंग शुरू कर देती है। जब वे सड़क पर निकलते हैं तो उनके शैतानों ने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया और मैटी अपना लाइसेंस खोने की चिंता करती है। पुलिस से छुटकारा पाने के लिए वह खतरनाक रूप से इनकम ट्रेन के पास से ड्राइव करती है। इसके बाद दोनों मैटी के घर जाते हैं, जहां वह पर्सी के लिए एक डांस शुरू करती है। जब मैटी आगे बढ़ने के लिए उसके पीछे को छूना चाहती है तो वह नहीं जानती कि यह कैसे समाप्त हो जाता है। वह उसे लात मार देता है। मैटी फिर उसकी गोद पर डांस करने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी उसके वजन की शिकायत करता है। इसलिए मैटी उनकी स्थिति बदल देती है और उसे अपनी गोद में एक बच्चे की तरह ले जाती है। फिर मैटी फिर से पूछती है कि क्या वह काम निपटाना चाहता है, और जब पर्सी बताना शुरू करता है कि वह चाहता है, लेकिन वह अपने अनुभव की कमी के कारण बहुत घबराया हुआ है, तो उसे अचानक खुजली महसूस होने लगती है। वे अंतरंग होने से पहले डेटिंग शुरू करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अगले कुछ दिनों में मैटी और पर्सी एक साथ बहुत समय बिताना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद मैटी अपने घर पर घंटी बजती सुनती है और एक अजनबी आदमी को पाती है। पता चलता है कि वे एक साथ स्कूल गए थे और वह आदमी ऐसा व्यवहार करता है जैसे वे बहुत करीब थे, लेकिन मैटी को मुश्किल से याद है। जल्द ही सच्चाई सामने आती है कि वह आदमी घर के लिए आया है, लेकिन मैटी फिर भी इसे देने से इनकार करती है और आदमी को बाहर निकाल देती है। उसके कानूनी धमकियों को अनदेखा कर देती है। बाद में उस रात पर्सी मैटी को लिमोसिन में ले जाता है ताकि वे एक फैंसी डिनर में जा सकें, जिसे उन्होंने अपनी समस्या से निपटने के तरीके के रूप में योजना बनाई थी। कार में वे फूलों का आदान प्रदान भी करते हैं। जब वे रेस्तरां पहुंचते हैं तो उनके पास अच्छा समय होता है, बात करते हैं और हंसते हैं। पर्सी साझा करता है कि वह नहीं चाहता था कि स्कूल में कोई उस पर ध्यान दे, क्योंकि अगर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वे उसका मजाक नहीं उड़ा सकते थे। मैटी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि उन्हें देखना चाहिए कि वह वास्तव में कितना अच्छा है। फिर मैटी एक पियानो देखती है और बहुत घबराए हुए पर्सी को इसे बजाने के लिए मनाती है। वह काफी अच्छा निकला और वह गाना गाते हुए साथ देता है। मैटी को श्रद्धांजलि के रूप में हॉल और ऑट्स का चुनाव करता है। रेस्तरां में लोग इसे पसंद करते हैं। हर कोई ताली बजाता है, जबकि वह टेबल पर लौटता है, जहां मैटी उसे बताना बंद नहीं कर सकती कि वह कितना प्रतिभाशाली है। उनकी बातचीत अचानक नताली द्वारा बाधित हो जाती है, जो एक पारिवारिक परिचित है और प्रिंसटन भी जाएगी।
नताली और पर्सी बहुत ही सहज रूप से बात करना शुरू करते हैं और मैटी तुरंत ईर्ष्या करने लगती है। अक्सर कोशिश करती है नताली को छोड़ने के लिए कहना काम नहीं करता है और नताली पर्सी को भविष्य के प्रिंसटन छात्रों के लिए एक पार्टी में आमंत्रित करती है। मैटी मना करने की कोशिश करती है लेकिन पर्सी उसे कहता है कि वह इसे ध्यान में रखेगा। नताली के जाने के बाद पर्सी बाहर निकल जाता है और मैटी तुरंत उसके पीछे लिमोसिन में जाती है, लेकिन अजीब तरह से वे एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और पर्सी शराब पीना शुरू कर देता है, जो उसके लिए पहली बार है। अचानक मैटी देखती है कि वे एक अजीब दिशा में जा रहे हैं और पर्सी बताता है कि वे नताली की पार्टी में जा रहे हैं। यह मैटी ही थी जिसने उसे स्कूल के दोस्तों के साथ अधिक घूमने के लिए कहा था, इसीलिए अगर वह नहीं जाना चाहती तो उसे नहीं आना चाहिए। लिमोसिन रुकती है और पर्सी पार्टी में घुस जाता है, अपना फूल गिरा देता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद मैटी उसका पीछा करके अंदर जाती है, लेकिन भीड़ में उसे खो देती है। मैटी पर्सी के लिए पूछना शुरू कर देती है, लेकिन सभी युवा उसे एक वयस्क महिला होने के कारण जज करते हैं, जो किशोरों के साथ फिट होने की कोशिश कर रही है, और जब भी वह अशिष्टता से जवाब देती है तो वे उसे सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करने की धमकी देते हैं। अंततः दो लड़कियां उसे बताती हैं कि पर्सी नताली के साथ एक कमरे में गया है। चिंतित होकर कि पर्सी किसी और के साथ पहली बार यौन संबंध बना रहा हो सकता है, मैटी ऊपर जाती है और हर कमरा जांचना शुरू कर देती है। यह निराशाजनक है कि नई पीढ़ी गंदगी नहीं कर रही थी। आखिरकार वह एक बंद कमरे में पहुंचती है और चूंकि जब वह दस्तक देती है तो कोई जवाब नहीं देता, वह दौड़ती है और दरवाजा तोड़ने के लिए अपना पूरा शरीर उसके खिलाफ फेंकती है। नताली और पर्सी एक साथ हैं और आधे कपड़े उतार दिए हैं, लेकिन नताली कसम खाती है कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि पर्सी नशे में था। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने कुछ लिया था। मैटी तुरंत पर्सी को बाथरूम ले जाती है और उसे सब कुछ उगलने के लिए मजबूर करती है, लेकिन पता चलता है कि उसने सिर्फ हैंगओवर के लिए दवा ली थी, कुछ भी अवैध नहीं। उस समय पार्टी होस्ट अपने माता पिता के साथ आता है, जो मैटी से बहस करना शुरू करते हैं क्योंकि वह एक वयस्क है और 18 साल की पार्टी के लिए देखती है कि कोई भी मैटी का अपमान न करे, और पिता को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी चकमा दे देता है और वह अंत में मैटी को गर्दन पर मुक्का मार देता है। कपल चला जाता है। पार्टी में और लिमोसिन में पर्सी अपना सिर मैटी की गोद में रखता है ताकि वह उसे सांत्वना दे सके, जबकि वह गलती से उसे मारने के लिए माफी मांगता है। फिर वह स्वीकार करता है कि उसने कुछ सुरक्षा उपाय निकाले हैं, लेकिन जब मैटी उसे खोलना सिखाती है तो वह अचानक कबूल करता है कि वह उससे प्यार करता है। मैटी असहज महसूस करती है और बताती है कि पर्सी नशे में है, इसीलिए उन्हें आज रात कुछ नहीं करना चाहिए। पर्सी उसकी बात मानता है और बाकी सवारी के लिए अपना सिर उसकी गोद पर रख देता है। अगले दिन पर्सी इतने अच्छे मूड में उठता है कि उसके माता पिता उस पर टिप्पणी करने से नहीं रह सकते। पर्सी कहता है कि वह अंततः अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है ताकि वह अपनी प्रेमिका को घुमा सके, और उसके माता पिता उसे एक खोल से बाहर आते देखकर बहुत खुश होते हैं। हालांकि खुशी तुरंत गायब हो जाती है जब पर्सी उन्हें बताता है कि वह प्रिंसटन नहीं जा रहा है क्योंकि वह मैटी के साथ मोन्टॉक में रहना चाहता है। बेकर उसे कार में उनका इंतजार करने के लिए कहते हैं और जब वह चला जाता है तो वे मैटी को फोन करते हैं, जो उन्हें बताती है कि वह सौदा रद्द करना चाहती है क्योंकि पर्सी बहुत ज्यादा जुड़ गया है। माता पिता सहमत हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि वह अभी भी कार ले सकती है क्योंकि उसने पर्सी को एक खोल से बाहर लाया था, लेकिन आखिरी चीज जो उसे ब्रेकअप करने से पहले करनी चाहिए वह उसे प्रिंसटन जाने के लिए मनाना है। जबकि मैटी टेक्नोलॉजी और कार के साथ पर्सी के मजाक उड़ाने को स्वीकार करती है और गलती से फोन से कनेक्ट हो जाती है, जिससे वह बातचीत का अंतिम हिस्सा सुन लेता है और यह जानकर उसका दिल टूट जाता है कि मैटी को केवल उसके साथ रहने के लिए भुगतान किया गया था। इसके बारे में सोचने के बाद पर्सी अपने माता पिता के बिना मैटी को लंच पर आमंत्रित करता है और बेकर चौंक जाते हैं जब मैटी उनके दरवाजे पर दिखाई देती है। भोजन के दौरान पर्सी अपने माता पिता और मैटी को बातचीत करने के लिए मजबूर करता है, जो उनके रहस्य को प्रकट करेगा, लेकिन मैटी और बेकर उनके साथ खेलने की पूरी कोशिश करते हैं। अचानक पर्सी को एक कॉल आता है और वह क्रिस्पिन से मिलने के लिए बाहर जाता है, जो उसकी बुइक को नष्ट करने में उसकी मदद करता है। हालांकि यह एक बहुत ही मजबूत कार है और उस पर पत्थर मारने से भी काम नहीं चलता है, इसीलिए पर्सी इसे जंगल में ले जाता है और इसे एक पेड़ से टकरा देता है। फिर पेड़ ऊपर गिर जाता है। कार का काम खत्म करने के बाद जब वह घर लौटता है तो पर्सी सीधे अपने कमरे में जाता है, इसलिए मैटी उसका हालचाल जानने के लिए उसका पीछा करती है।
पर्सी उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैटी उसे यह कहकर अस्वीकार कर देती है कि उसके माता पिता उन्हें सुन सकते हैं। इसके बजाय वह उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है। मैटी झूठ बोलती रहती है और विषय से ध्यान हटाने के लिए वह उसके साथ मुक्त होने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन पर्सी कुछ ही सेकंड में किया जाता है। बाद में पर्सी स्वीकार करता है कि वह मैटी के अपने माता पिता के साथ सौदे के बारे में जानता है। मैटी माफी मांगती है और कहती है कि यह उसके लिए वास्तविक था, लेकिन जब वह उसकी माफी को अनदेखा करता है तो मैटी गुस्सा हो जाती है। वह बताती है कि आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि गरीब लोगों को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन पर्सी जवाब देता है कि वह अपने पिता से माफी मांगने की प्रतीक्षा करते हुए उस घर में अपना जीवन बर्बाद कर रही है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती है। कुछ समय बाद पर्सी अपने माता पिता से बात करता है और उनसे कहता है कि वे उसके लिए सब कुछ करना बंद कर दें और उसे अपने दम पर असफल या सफल होने दें। ब्रेकअप उस पर बहुत असर डालता है और वह फिर से एक अंतर्मुखी बन जाता है जो अपने कमरे में वीडियो गेम खेलता रहता है। इस बीच मैटी को अभी भी क्षतिग्रस्त कार मिलती है, जिसे वह अपने ड्राइविंग जॉब के लिए इस्तेमाल करना शुरू करती है। ग्राहक अक्सर तब चिंतित होते हैं जब वे उसे आते देखते हैं, लेकिन वह उन्हें कार में जाने के लिए मजबूर करती है। बार में कड़ी मेहनत करके और ड्राइविंग करके मैटी अंततः अपना कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा बचा लेती है। वह सारा और जिम के साथ जश्न मनाने के लिए बाहर जाती है, जिनके पास बड़ी खबर है कि वे फ्लोरिडा जा रहे हैं क्योंकि वे मोंटाना में अपना खुद का घर नहीं खरीद सकते। मैटी को झटका लगता है कि वे जा रहे हैं, लेकिन सारा उसे बताती है कि वह इससे भी ज्यादा चौंक गई है कि मैटी यहाँ रह रही है, भले ही वह कितनी दुखी दिखती हो। अगली सुबह मैटी को पत्र मिलता है और उसे पता चलता है कि उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। वह पत्र जला देती है, कार ठीक करती है, गैरी से माफी मांगती है और फिर अपना घर बेचने का फैसला करती है, लेकिन एक कैच के साथ। वह पर्सी से भी माफी मांगना चाहती है, लेकिन पर्सी के माता पिता उसे बताते हैं कि वह प्रिंसटन मिक्सर में होगा। मैटी वहां जाती है और माफी मांगती है। वह अपनी दोस्ती को समझाती है, लेकिन जब पर्सी उसे अनदेखा करता है और जाने की कोशिश करता है तो मैटी उसकी कार की हुड पर कूद जाती है। अपने पिछले शैतानों से प्रेरणा लेते हुए पर्सी कार चलाना शुरू कर देता है। मैटी अभी भी हुड पर है। रास्ते में बहुत सी चीजें टकराती हैं और गलती से मैटी के जैकेट में आग लगा देती है। घबराकर पर्सी गाड़ी को समुद्र में ले जाता है ताकि आग बुझ सके और उसकी मदद करने के लिए कार से बाहर निकल जाता है। मैटी पर्सी से माफी मांगने का मौका लेती है, जो रोते हुए उसे माफ कर देता है। दोनों समुद्र तट पर रहते हैं और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। पर्सी आखिरकार प्रिंसटन जा रहा है और मैटी कैलिफोर्निया जा रही है। वह अपने माता पिता को अलविदा कहती है और घर से निकल जाती है। मैटी उसे कैलिफोर्निया जाने के रास्ते में प्रिंसटन तक पहुंचाने की पेशकश करती है। वह यह भी बताती है कि उसने मिलो को गोद लिया है और उन तीनों को एक नया जीवन शुरू करने के लिए कार में एक साथ आना है। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और एक नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।